टॉपिक है समावेशन की अवधारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन। ये हो गया, ये हमारा टॉपिक है समावेशन की अवधारणा। मैंने आपको कल बताया था कि समावेशन की अवधारणा में क्या होता है, समावेशन के बारे में मैंने आपको समझाया था। अब मैं आज इसके आपको पॉइंट समझाऊंगी। तो समावेशन क्या होता है, समाज में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, ये तो आपको पता ही है, जैसे विशिष्ट बालक है, मंदबुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, मानसिक स्तर से प्रतिभाशाली बालक है, विकलांग बालक है। तो ये सब आते हैं हमारे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में। तो ये सभी बालक जो होते हैं, इन बालकों को शिक्षा में समावेशित करने के प्रयासों को ही समावेशन कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, ये तो आपको समझ में आएगा। यानी इन बालकों को, यानी जो विशिष्ट बालक हैं हमारे आयतरी अक्षम बालक, प्रतिभाशाली बालक, दिव्यांग बालक और मानसिक मंद बालक, जो इन सभी बालकों को, यानी इन सभी बालकों को शिक्षा में समायोजित करने के प्रयासों को ही समावेशन कहा जाता है। ये तो मैंने आपको समझाया था। अब मैं हमारे इसके आज चलेंगे टॉपिक। इसमें कितने टॉपिक हैं देखिए। अब हमें समावेशन की शिक्षा में इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो हमारा पहला टॉपिक है पाठ्यचर्या में, यानी पाठ्यचर्या में समावेशन। ये पहला है हमारा पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या में समावेशन। पाठ्यचर्या में समावेशन, तो यानी पाठ्यचर्या में समावेशन क्या आएगा, इंक्लूसिव इन यानी पाठ्यचर्या में समावेशन, इंक्लूजन इन सिलेबस। यानी कोई भी काम करने से पहले हमें पहले उसकी क्या करते हैं, हम उसका सिलेबस बनाते हैं। जैसे हम कक्षा में भी पढ़ाने के लिए जब हम आते हैं तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ाते हैं। हम पहले सिलेबस देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, उसी की अकॉर्डिंग ही हम मतलब शिक्षण विधि को प्रारंभ करेंगे। तो पहले हम टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले समावेशन की क्रिया में जो है हम पाठ्यचर्या में समावेशन करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पाठ्यचर्या, यानी पाठ्यचर्या जो है इसका ये प्रथम सोपान है। शिक्षण विधि का समावेशित अधिगम में ये शिक्षण विधि का प्रथम सोपान है, यानी इंक्लूजन इन सिलेबस, यानी पाठ्यचर्या में समावेशन इसका प्रथम सोपान है। इसी की अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें आया समावेशन का प्रारंभ, इसके अंतर्गत शिक्षक को निम्नलिखित तथ्यों का प्रबंध करना चाहिए। यानी इसके अंतर्गत शिक्षक को विभिन्न प्रकार के प्रकरण तैयार करना चाहिए। जैसे कि हमारा आता है निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि पाठ्यचर्या का क्रम हमारा कैसा होना चाहिए। तो नंबर 1 इसमें आता है हमारे, यानी उन प्रकरणों को लेना चाहिए। प्रकरण यानी टॉपिक, यानी उन प्रकरणों को लेना चाहिए जो कि जिसके आधार पर समावेशन की पूर्ण संभावना हो, जिससे हमारा समावेशी शिक्षा का अधिगम जो है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। तो हमें पहले उन प्रकरणों को उसमें जोड़ना चाहिए। जैसे उन सभी प्रकरणों का चयन करना चाहिए जिसके आधार पर समावेशन की पूर्ण संभावना हो। इससे समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सरल रूप से संपन्न की जा सकती है समावेशी शिक्षा में। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा, यानी विषयों का चयन। इसमें हमें एक तो प्रकरण का आ गया, हमारे मतलब प्रकरण आ गया इसमें, है ना। अब दूसरा हमारा आ गया विषय, यानी उन सभी विषयों का चयन करना चाहिए, यानी उन सभी विषयों का छात्रों की योग्यता के अनुसार, छात्रों की योग्यता और स्तर के अनुसार कि छात्र इसको अच्छी तरह से अधिगम कर सकते हैं या नहीं। तो उन सभी विषयों का
चयन करना चाहिए जो कि सरल और विशिष्ट छात्रों से संबंधित हो। यानी विशिष्ट छात्र, अब हमने कठिन कठिन विषयों का चयन कर लिया समावेशी शिक्षा में और हमारे छात्रों की योग्यता नहीं है, यानी विशिष्ट छात्रों की योग्यता नहीं है कि वो उसको समझ पाए, तो हमें पहले सरल विषयों का चयन करना चाहिए जिससे विशिष्ट छात्रों को समझने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। यानी हमें ऐसे विषयों का चयन करना चाहिए जिससे कि उनमें रुचि जागृत हो, विशिष्ट बालकों के प्रति रुचि जागृत हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके। यानी और इसकी रुचि एवं क्रमबद्धता बनी रहे। अब तीसरा आता है हमारा प्रकरणों की संबद्धता, यानी पाठचर्या के समस्त प्रकरण, यानी अब हमारा आता है प्रकरणों की संबद्धता, यानी प्रकरणों की संबद्धता। तो यानी इसमें हमारा सभी टॉपिक हमारे एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हो, यानी एक दूसरे के विपरीत ना हो। इसमें सभी टॉपिक एक दूसरे के अंतर्गत होना चाहिए। समस्त टॉपिक एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, इसलिए उन प्रकरणों का ही चयन करना चाहिए जो कि एक दूसरे से संबंधित हो। यानी टॉपिक इस प्रकार के हो जो एक दूसरे से संबंधित हो, जिससे छात्रों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए समावेशन की किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते। अब आता है हमारा अगला पाठ्यक्रम के क्रम, यानी पाठ्यक्रम के क्रम। तो पाठ्यक्रम का क्रम यानी सीरियल बाई सीरियल, यानी पाठ्यक्रम के क्रम जो है वो हमारे सीरियल बाई सीरियल चलते रहे, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यानी कि समावेशी दृष्टि से पाठचर्या को क्रमबद्ध रूप से अर्थात समावेशी दृष्टि से तैयार किया जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो शिक्षक द्वारा पाठचर्या के क्रमों को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से तैयार किया जा सकता है। यानी इसमें यदि शिक्षक को ये क्रम समझ में नहीं आता है तो शिक्षक विशिष्ट बालकों के अनुसार, यानी विशिष्ट बालकों की योग्यता के अनुसार, उनका योग्यता और स्तर के अनुरूप भी अपना सिलेबस तैयार कर सकता है, उसकी अकॉर्डिंग तैयार कर सकता है। और फिर अब हमारा अगला आता है पाठ्यक्रम में परिवर्तन। और यदि ये टॉपिक हमारे कठिन पड़ जाते हैं, यानी टफ है, तो शिक्षक को इसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि हम इन टॉपिकों को चेंज कर दें, यानी इसमें परिवर्तन ला दें, यानी पाठ्यक्रम में परिवर्तन। पांचवा हमारा आता है पाठ्यक्रम में परिवर्तन। पाठ्यक्रम में परिवर्तन यानी शिक्षक को पूर्ण अधिकार होता है कि हम पाठ्यक्रम को चेंज कर सकें। यदि पाठ्यक्रम कोई टफ है हमारा तो शिक्षक अपने अकॉर्डिंग उसको परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि यानी वो शिक्षक को पूर्ण अधिकार होना चाहिए जिससे समावेशन की प्रक्रिया में छात्रों की योग्यता और स्तर के अनुकूल बनाया जा सके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षक को इसका पूर्ण अधिकार है कि वो इसमें परिवर्तन कर सके। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, ये हो गया हमारा पाठ्यचर्या में समावेशन। अब हमारा अगला आता है समय प्रबंधन में समावेशन। नंबर 2 आता है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन में समावेशन। यानी समय प्रबंधन में समावेशन, इंक्लूजन इन टाइम मैनेजमेंट, इंक्लूजन इन टाइम मैनेजमेंट। इन टाइम मैनेजमेंट यानी टाइम को मैनेज करना कि हम टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें भी शिक्षक को अपना तरीका अपनाना पड़ता है समावेशी पाठ्यक्रम में, यानी समय प्रबंधन में। तो समावेशी अधिगम के प्रबंधन में समय सारणी की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका
भूमिका होती है। यानी समय सारणी की अकॉर्डिंग ही हम पाठ्यचर्या को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सब इसमें जो है इसकी समय सारणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्य रूप से समय सारणी को मानक रूप में इसका दृढ़ता से पालन किया जा सकता है, परंतु समावेशित अधिगम में इसमें परिवर्तन करना आवश्यक होता है, जिससे छात्र को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अब इसमें हमारा आता है तो शिक्षक को ये प्रयास होना चाहिए कि संपूर्ण कार्य निर्धारित समय में ही पूर्ण हो जाए, परंतु कार्य को अपूर्णता की स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। कि शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य निर्धारित समय से पूर्व ही संपन्न हो जाए और कार्य को अपूर्णता की दृष्टि में ना छोड़ा जाए, अपूर्णता की स्थिति में ना छोड़ा जाए। क्योंकि हम जैसे बच्चों को समझाते, जैसे हमारा एग्ज़ाम टाइम में बच्चों का पेपर होता है 3 घंटे का, ये आपको पता है। तो उन छात्रों को हम ये समझाते हैं कि 3 घंटे का आपका पेपर है, आपको 3 घंटे में ही पेपर को हल करना है। और हम ये भी समझाते हैं कि आपको जो चीज़ आती है उसको आप पहले कर लेना, जो नहीं आती है उसको आप बाद में करना, थोड़ा सोच विचार के। और यदि छात्र क्रम से करता है वो चीज़, जैसे पहला क्वेश्चन आता है तो उसने कर दिया, दूसरा नहीं आता है तो वो सोच रहा है बैठ के, उसका समय 1 घंटा वेस्ट हो गया सोचने में, सोच विचारने में उसका समय 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो जो आगे के प्रश्न हैं, प्रश्न पत्र में जो आगे के प्रश्न हैं तो वो तो उसके सारे छूट जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे समय तो 3 घंटे का हो ही जाएगा, फिर वो आगे के छूट जाएंगे। इसलिए हम छात्र को हम यही समझाते हैं कि जो चीज़ आती है उसको प्रश्न पत्र में पहले करो, जो नहीं आती है वो लास्ट में करना, थोड़ा सोच समझ के, सोच विचार के। तो यानी हर चीज़ का निर्धारित समय होता है। तो हमारा जैसे पेपर का टाइम फिक्स है, 3 घंटे में ये पेपर आपको सॉल्व करना है, तो इसका भी टाइम फिक्स है। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा में भी हमें समय प्रबंधन में समय की विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी सबसे पहले हमें सूची बना लेनी चाहिए समय की, समय सारणी के अनुसार इसको हमें मैनेज करना चाहिए कि हमें समय को कैसे मैनेज करना है। तो पहले हमने समय सारणी को बना लिया है, इसकी भूमिका जो होती है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है, समावेशी शिक्षा में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो अब इसमें भी आते हैं पॉइंट, समावेशित अधिगम। अब इसमें पॉइंट हमारे आते हैं निर्धारित समय में पूर्ण। यानी शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, निर्धारित समय में पूर्ण। जैसे हमने अभी आपको बताया था, निर्धारित समय से पूर्ण, यानी हमें अपना टॉपिक, जैसे हमने आज अपना कोई टॉपिक शुरू करा है तो हम उस टॉपिक को इस तरह से पढ़ाएं कि हमारा टॉपिक ठीक समय पे ही पूर्ण हो जाए, यानी उसको अधूरा ना छोड़ा जाए। जितना हमें पढ़ाना है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमारा निर्धारित समय में ही पूर्ण हो जाए, उसको अधूरा ना छोड़ा जाए। तो यानी ये निर्धारित समय में ही पूर्ण किया जा सके। अब इसमें दूसरा आता है हमारा पॉइंट, उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग की पूर्ण संभावनाओं का पूर्ण विचार करना चाहिए। यानी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग। दूसरा आता है इसमें उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, यानी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग। यानी इस टॉपिक में ये आता है हमारा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, यानी जो हमारे साधन उपलब्ध हैं विद्यालय में उन्हीं का प्रयोग करते हुए हमें समावेशी शिक्षा में बच्चों को इस प्रकार से अधिगम कराया जाए कि जो हमारे उपलब्ध संसाधन है उनका पूर्ण रूप से उनका प्रयोग किया जाए, सही तरीके से उनका प्रयोग किया जाए। यानी समय सारणी में उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग की संभावनाओं पर पूर्ण विचार करना चाहिए तथा उन संसाधनों के अनुसार ही समय की व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारे विद्यालय में जो जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमें समय सारणी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा अगला आता है समय सारणी के अनुसार, यानी समय सारणी में अनुसार प्रत्येक विषय के समावेशित प्रकरणों को उचित समय मिलना चाहिए, उचित स्थान मिलना चाहिए। यानी समय सारणी के अनुसार, समय सारणी के अनुसार, समय सारणी के अनुसार। देखो हर चीज़ की समय सारणी बनाई जाती है। जैसे विद्यालय में पीरियड लगाई जाती है, यानी कालांश लगाए जाते हैं कि हर पीरियड का समय 45 मिनट है या 35 मिनट है या 40 मिनट है, जो भी हम टाइम फिक्स करते हैं पीरियड का,
उसी के अनुकूल यानी हमें समय सारणी का विशेष ध्यान रखते हुए ही पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, जिससे हमारे अध्ययन में यानी शिक्षण विधि में कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो समय सारणी के अनुसार ही हमें सभी विषय और प्रकरणों को जिससे सभी विषयों का छात्र जो है अच्छी तरह से अध्ययन कर सके, कक्षा में छात्र अच्छी तरह से अध्ययन कर सके। अब हमारा अगला पॉइंट आता है गतिविधियों का प्रयोग। इसमें हमें गतिविधि, आपको मैंने पहले भी बताया है कि गतिविधियों का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कि बच्चे की योग्यता के अनुसार ही हमें उन गतिविधियों को यानी उन एक्टिविटीज़ को लेना है कि बच्चे की योग्यता किस किस चीज़ में है। यदि हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चा उस चीज़ को इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहा है, तो हमारा पढ़ाना बेकार है। तो हम बच्चों की पहले योग्यता देखें कि बच्चे की योग्यता किस चीज़ में है, तो हमें उसी तरह से उन्हीं गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, उसी एक्टिविटी को लेके हमें आगे अधिगम कराना चाहिए। जैसे कि प्रारंभ में छात्रों की कुछ कठिन गतिविधियाँ प्रदान की जाती हैं। जैसे कक्षा में भी प्रारंभ में हम बच्चों को कुछ कठिन गतिविधियाँ कराते हैं, फिर उसके बाद में थकने पर कुछ मनोरंजनात्मक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चा पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाता है तो उसको हम मनोरंजनात्मक विधियाँ कराते हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आए और वो आराम से शिक्षा अधिगम कर सके। जैसे इसी प्रकार मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कक्षा में पीरियड लगाए जाते हैं, तो सुबह के टाइम पर जब बच्चा अपने घर से विद्यालय आता है तो उस समय बच्चा तरोताज़ा होता है, तो उस समय बच्चे के पीरियड कठिन विषय के लगाए जाए, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है। इस तरह के कठिन पीरियड पहले लगाए जाएँ, जिससे बच्चे को, क्योंकि सुबह के टाइम पे तो बच्चे का मूड फ्रेश होता है एकदम, तो कठिन विषय के पीरियड पहले लगा दिए जाए, जिससे बच्चा उनको अधिगम आसानी से कर सके। फिर बाद में रेस्ट के बाद फिर बच्चा भी थोड़ा थकान महसूस करने लगता है, बच्चा भी बोर होने लगता है, उसे घर जाने की लगती है, तो यानी बच्चा भी थक जाता है, यानी थकान महसूस करने लगता है। तो फिर बाद में हमें ऐसे पीरियडों का व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसे इस तरह के कि जिससे इसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों का विकास हो, जैसे कि फिर बच्चा जो इंटरेस्ट से पढ़ सके, यानी इस तरह से हमें गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब हमारा आता है कालांश का समय सारणी में कालांश का प्राथमिक स्तर की छात्रों की योग्यता के अनुसार करना चाहिए, यानी समय सारणी के अनुसार कालांश का समय। अब इसमें अगला आता है हमारा कालांश का समय। मैंने भी आपको बताया था कालांश का समय। तो कालांश की अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि कालांश का समय हमारा ऐसा होना चाहिए कि हर टाइम तो फिक्स होता ही है कि 45 मिनट का पीरियड है या 35 का है, ये तो टाइम फिक्स होता ही है। तो कालांश का समय को भी ध्यान में रखते हुए हमें छात्रों की योग्यता का ध्यान रखना चाहिए कि छात्र ठीक से समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो इस अवस्था से छात्रों की शारीरिक और मानसिक थकान दोनों ही शीघ्रता से होती है, यानी सरल से कठिन की ओर। तो सरल से कठिन की ओर पहले बच्चों के प्राथमिक स्तर का, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर में तो छोटे बच्चे आ जाते हैं, तो प्राथमिक स्तर में बताया था कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए, तो मैंने आपको समझाया था कि प्राथमिक स्तर में तो छोटे बच्चे आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को तो हमें पहले कविता वगैरह सिखानी पड़ती है। अब उनसे हम डायरेक्ट ये तो नहीं कहते कि बात प्रतियोगिता करो, वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहले उनको हम कविता कहानी वगैरह सिखाएंगे, उसके बाद ही हम उसको आगे ले जाएंगे, यानी सरल से कठिन की ओर। अच्छा ठीक है, अब ये टॉपिक तो खत्म हुआ। अब आपका आता है आगे नंबर 3, अधिगम गतिविधियों में समावेशन, यानी इंक्लूजन इन लर्निंग एक्टिविटीज़। तो इसमें हमें क्या करना है, समावेशी शिक्षा में अधिगम गतिविधियों का भी समावेश किया जाता है, ये भी जरूरी है। तो सबसे पहले हमें इसमें लेना चाहिए साधन। अब हमारे कौन कौन से साधन हैं, जैसे कि यानी विशिष्ट बालकों को गतिविधियों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विशिष्ट बालकों के लिए किस प्रकार के साधन उपलब्ध
उपलब्ध कराएं। विशिष्ट बालक तो आपको पता है कि मंद बुद्धि बालक, जो मंद बुद्धि है, अपाहिज है, इस तरह के बालक आ जाते हैं विशिष्ट बालक में। तो इनके लिए कौन कौन से साधन हमारे विद्यालय में उपलब्ध हैं, उन साधनों पर ध्यान रखते हुए हमें उनकी समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाना है। तो साधनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब गतिविधियों का प्रबंधन प्राथमिक स्तर पर, यानी प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर। तो इनकी गतिविधियों का प्रयोग जो है वो प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए कि गतिविधियों का इन छात्रों के अनुकूल होना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर गतिविधियों में कविता, कहानी, खेलों को प्राथमिकता का रूप दिया जाता है। फिर जिससे छात्र जो है होते हैं इसमें रुचि लेते हैं, छात्र इसमें रुचि लेते हैं। तो इसलिए हमें रुचि और योग्यता के अनुसार ही प्राथमिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक आता है इसमें शामिल, यानी संलग्न करना। तो गतिविधियों का प्रबंधन करते समय छात्रों की रुचि के अनुसार ही करना चाहिए, जिससे उसमें बच्चों में एकता बनी रहे, यानी एक साथ एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता रहे। इसमें वो आ जाता है हमारा संलग्न करना। और मैंने आपको बताया था सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। यानी बच्चे को पहले सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए। पहले सरल सरल चीज़ें सिखाई जाएं, जिससे बच्चे को पढ़ने में कोई बाधा ना हो, कि पहले सरल सरल चीज़ों से सिखा सकें आगे, जिससे वो सरल गतिविधियों को सीखने के बाद ही वो कठिन गतिविधियों पर जा सकता है। तो यानी ये भी आपका हो गया। अब हमारा आता है नंबर 4 आता है हमारा विद्यालय संसाधनों में समावेशन। विद्यालय संसाधनों में समावेशन। विद्यालय संसाधनों में, तो संसाधन क्या होते हैं? रिसोर्सेज, यानी इंक्लूजिंग इन स्कूल रिसोर्सेज, इंक्लूजन इन स्कूल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स होता है स्रोत, यानी संसाधन, यानी विद्यालय संसाधनों में समावेश। तो हमें समावेशित शिक्षा में विद्यालय संसाधनों का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और इससे शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि शिक्षक ही इस चीज़ की व्यवस्था करे कि विद्यालय में क्या किस किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, यानी उन्हीं संसाधनों के अकॉर्डिंग ही वो समावेशी शिक्षा का इसको समावेशित कर सके। तो जैसे इसमें आता है कि इसका आता है उपलब्धता के आधार ही गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, यानी जो चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है उसी के अकॉर्डिंग ही शिक्षक को आगे का पाठचर्या का क्रम बनाना चाहिए कि क्या क्या चीज़ हमारे विद्यालय में उपलब्ध है, यानी उपलब्धता के आधार पर जो चीज़ उपलब्ध है उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलेबस तैयार करना चाहिए। अब दूसरा आता है हमारा इसमें बहुआयामी, इसमें आता है हमारा बहुआयामी। बहुआयामी का क्या मतलब होता है बच्चों? बहुआयामी होता है जैसे कि ये होता है विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के बहुआयामी प्रयोग को भी प्राथमिकता दी जाती है। अब जिस तरह से मैं आपको बहुआयामी समझा रही हूँ, जैसे हमारे विद्यालय में एक ग्राउंड है, यानी खेल का मैदान है, तो खेल के मैदान में हम खेल कराते हैं बच्चों के लिए। तो यदि हमारे कॉलेज में, और हम खेल के मैदान में पीटी भी करा सकते हैं, उसमें हम प्रार्थना स्थल भी बना सकते हैं उसको हम, यानी प्रार्थना भी करवा सकते हैं। यदि हमारे विद्यालय में सेमिनार हॉल नहीं है तो हम उस ग्राउंड में टेंट वगैरह लगवा के हम उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा सकते हैं। तो यानी एक ही चीज़ का जब बहुत प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है उसको कहते हैं हम बहुआयामी, यानी एक ही चीज़ का कई अनेक प्रकार से प्रयोग में लेना। जैसे खेल का मैदान है, ग्राउंड है, तो हमने एक ही ग्राउंड को हमने कई तरह से यूज़ में ले लिया, उसमें हम खेल भी करा सकते हैं, खेल तो कराएगा ही, खेल के मैदान में खेल तो कराया ही जाता है बच्चों को, उसमें पीटी भी करा सकते हैं, प्रार्थना भी करा सकते हैं, और समय आने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा सकते हैं। तो यानी एक ही चीज़ को हमने कई तरह से प्रयोग में ले लिया। तो ये हो गया हमारा बहुआयामी प्रयोग को प्राथमिकता।
अब इसमें आता है मानवीय और भौतिक संसाधन, यानी मानवीय और भौतिक संसाधनों का भी प्रयोग किया जाता है इस बीच में विद्यालय संसाधनों में। जैसे शिक्षक भी एक मानवीय संसाधन है, यानी शिक्षक भी एक मानवीय संसाधन है। तो मानवीय संसाधनों में मानवीय और भौतिक संसाधनों का भी प्रयोग समावेशी शिक्षा में किया जाता है। अब अगला हमारा आता है संसाधनों में वृद्धि, यानी यदि हमारे विद्यालय में कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है तो वो हम समाज से हम उसकी कुछ हेल्प ले सकते हैं, या जो दूसरे विद्यालय के शिक्षक हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं। यदि हमारे स्कूल में किसी चीज़ की अभाव है, किसी चीज़ का अभाव है, और जो गार्जियंस आते हैं, जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, तो गतिविधियों का ज्ञान कराकर हम अभिभावकों से भी मदद ले सकते हैं। यानी अभिभावकों को भी हम इन सभी चीज़ों का ज्ञान कराएं, अपनी विद्यालय की गतिविधियों का ज्ञान कराकर हम उनसे भी मदद ले सकते हैं, यानी जिस चीज़ का हमारे अभाव है। तो ये हमारा हो गया विद्यालय संसाधनों में समावेशन। अब हमारा अगला टॉपिक आता है सामुदायिक संसाधनों में समावेशन। 5 सामुदायिक संसाधनों में समावेशन। संसाधनों में समावेशन। सामुदायिक संसाधनों में समावेशन यानी इंक्लूजन इन कम्युनिटी। रिसोर्सेज यानी इंक्लूजन इन कम्युनिटी रिसोर्सेज यानी सामुदायिक संसाधनों में समावेशन। सामुदायिक यानी जो समुदाय में होते हैं, यानी जैसे सार्वजनिक, तो जो चीज़ होती है वो सभी के लिए लाभकारी है, जैसे वो सार्वजनिक है, किसी अपना एक का पर्सनल नहीं है, यानी वो चीज़ सार्वजनिक है। अब जैसे ये है, क्या नाम है, ये चिकित्सालय है, तो उस पर लिखा होगा सामुदायिक चिकित्सालय केंद्र, तो यानी ये किसी एक का पर्सनल हॉस्पिटल नहीं है, ये तो सामुदायिक है, यानी सार्वजनिक है, सभी लोग आ सकते हैं इसमें, तो कोई किसी एक का पर्सनल तो नहीं है। तो यानी सामुदायिक संसाधनों में भी समावेशी शिक्षा में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि तो सबसे पहले हमें सामुदायिक संसाधनों में इसकी सूची तैयार करनी चाहिए। वो इसलिए जैसे कि हमारे विद्यालय में कोई घटना हो जाती है किसी स्टूडेंट के साथ, और हमारे विद्यालय में 4 व्हीलर का अभाव है, यानी 4 व्हीलर नहीं है, यहाँ तो है लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। यदि 4 व्हीलर की सुविधा नहीं है तो हमारे पास में जिसके भी पास 4 व्हीलर की सुविधा है, हमें उसका एड्रेस वगैरह, पता वगैरह सब लिख के, फ़ोन नंबर वगैरह लिख के अपने पास एक सूची बनानी चाहिए कि यदि ज़रूरत पड़ने पर, यानी आवश्यकता पड़ने पर हम उसको तुरंत कॉल कर सकते हैं और उसकी 4 व्हीलर मंगा के हम अपने जो छात्र को ले जा सकते हैं हॉस्पिटल वगैरह, तो जिससे किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। यदि जिस चीज़ का अभाव है तो वो हम समुदाय से भी ले सकते हैं उसकी हेल्प। इसका मतलब ये है कि सामुदायिक संसाधनों में भी समावेशन। तो ये इसकी सबसे पहले हमें सूची तैयार करनी चाहिए कि क्या चीज़, जिस चीज़ का हमारे विद्यालय में अभाव है वो यहाँ पड़ोस में किस किस के पास है, तो उन सब की सूची भी हमें तैयार करनी चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हमें तुरंत वो चीज़ की व्यवस्था हो जाए। जैसे कि अब विद्यालय संसाधनों में उपलब्धता के तो ये इसकी प्रक्रिया में सर्वप्रथम संसाधनों की सूची तैयार करनी चाहिए, जिससे कि आवश्यकता के अनुसार इसका समाकलन किया जा सके। अब हमारा अगला आता है सामुदायिक संसाधनों में सर्वप्रथम उन संसाधनों का प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे घर परिवार है हमारा, तो जैसे घर परिवार में बच्चे को ये सिखाया जाता है, तो यानी घर परिवार में जो संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे दाल है, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न है, दाल है और सब्जियां हैं, तो ये तो बच्चा जानता है ना, जो चीज़ें घर में उपलब्ध होती हैं, इन सब बच्चों को इन सब चीज़ों की जानकारी होती है कि अरहर की दाल कौन सी है, मूंग की दाल कौन सी है, और ये सब्जी किस चीज़ की है, यानी पत्ता गोभी है, ये अरबी की सब्जी है, क्या सब्जी है, तो यानी इन सब चीज़ों की जानकारी बच्चों को होती भी है। तो जो चीज़ें घर में उपलब्ध होती हैं तो बच्चों को इन चीज़ों से भी अवगत कराया जाए,
तो यानी घर परिवार की भी चीज़ों से अवगत कराया जाए। अब हमारा आता है समुदाय के व्यक्तियों का सहयोग। अब हमारा इसमें आता है समुदाय के व्यक्तियों का सहयोग। जैसे हमारे कॉलेज में, विद्यालय में कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें चीफ गेस्ट आते हैं, तो उनके सामने भी कोई बात आती है जैसे, तो वो भी पूछते हैं कि यदि इस कोई किसी चीज़ का अभाव है तो उसको हम पूरा करेंगे, तो यानी उनकी भी मदद ले ली जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो शिक्षक को इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। समुदाय के व्यक्तियों से भी सहयोग ले लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, जिससे बच्चे को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बस फिर समुदाय और शिक्षक समुदाय, इसके लिए शिक्षक समुदाय व्यक्तियों से भी संपर्क करना चाहिए। इसके लिए हमें शिक्षक समुदाय से भी, कि जो अन्य विद्यालय के शिक्षक हैं उनका भी सहयोग ले लिया, यानी उनके संपर्क में रहना चाहिए कि आपके विद्यालय में क्या क्या होता है और हमारे विद्यालय में क्या है, यानी हम उनके संपर्क में रहेंगे तो हमें वहाँ का भी ज्ञान होगा। क्यों, जब वहाँ का भी वहाँ नई नई चीज़ों का ज्ञान होगा तो वो हम अपने विद्यालय में भी करा सकते हैं। तो यानी हमें अन्य विद्यालयों को भी शिक्षकों के संपर्क में रहना चाहिए, अन्य विद्यालयों को भी शिक्षकों के संपर्क में भी रहना चाहिए, जिससे हमें वहाँ का भी पता चलता है कि वहाँ पे किस किस चीज़ों की व्यवस्था है, जिससे हमको वो प्रयास अपने विद्यालय में कर सकते हैं, जिससे हमारे छात्रों का स्तर और भी उच्च हो जाए। इससे छात्रों का स्तर और भी उच्च होता है, यानी हमें समावेशी शिक्षा में विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी है बच्चों को पढ़ाने में, कि जिससे उसका जो है मानसिक और शारीरिक स्तर भी ठीक प्रकार से बना रहे। अब इसमें सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करने से पूर्व उनकी प्रबंधित एवं व्यापक योजना भी तैयार करनी चाहिए, कि जिससे कि उनका सर्वोत्तम प्रयोग संभव हो सके, यानी उनके पढ़ाने में कोई भी किसी प्रकार की कमी उत्पन्न ना हो। तो हमें यदि किसी की मदद भी लेनी चाहिए तो ये इन सभी बातों का ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए कि किस चीज़ का अभाव है, हमें कैसी सूची बनानी है, उन सभी बातों का विशेष ध्यान रखते हुए शिक्षक को समावेशी शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जिससे बच्चों के अधिगम में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अब हमारे ये 5 पॉइंट हो गए। अब मैं अगला आपको कल सिखाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।